ये सेशन भाई आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अभी हम लोग एक रैंडम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और वो क्वेश्चन था आपके 3 फेज इंडक्शन मशीन से। और इंडक्शन मशीन में भी अगर बात करें तो ये था आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड। तो अभी इंडक्शन मशीन में भाई हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के बीच में। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगाया हुआ है, लिखा हुआ है द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर फील्ड एंड द स्टेटर फील्ड। ये हमेशा जीरो होता है भाई, लेकिन ये जीरो कैसे होता है इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है भाई। या फिर कहिए जैसे अब जेबी गुप्ता का अगर आप इंडक्शन मशीन का एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे भी आपका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही आपका ये क्वेश्चन डाला गया है कि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है और जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। लेकिन कैसे होता है भाई, ये चीज समझना जरूरी है। तो अभी हम लोग 3 फेज इंडक्शन मशीन के ऊपर बात करेंगे। इसमें आपका मोटर और जनरेटर दोनों का कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो अभी आप इमेजिन कीजिए ये मेरा स्टेटर है। तो ओवरऑल स्टेटर में भाई हम लोग को पता है, क्योंकि 3 फेज मशीन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको 3 फेज वाइंडिंग डालना होगा। ये मान लेते हैं, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और फुल पिच कॉइल यूज कर रहा हूँ, 2 पोल के लिए कंसीडर करके चल रहा है भाई। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बनाना पॉसिबल नहीं। तो मान लेते हैं ये ए हो गया, तो यहाँ पे आपका ए डैश होगा। ठीक है, इसमें ए हो गया तो ये हो गया मेरा ए डैश। इस तरीके से वाइंडिंग बनाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक, इनके बीच में हमेशा 120 का फेज शिफ्ट चलता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे बी, तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बी डैश, क्योंकि 2 पोल है तो फुल पिच कॉइल यूज कर रहे हैं। तो ए और ए डैश या फिर बी या बी डैश के बीच में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का फेज शिफ्ट होना चाहिए। और इसी तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा सी, तो इसका जस्ट अपोजिट 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री यहाँ पे हो जाएगा आपका सी डैश। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 फेज कंसंट्रेटेड फुल पिच वाइंडिंग करके दिखाया। तीनों फेज में 120 का फेज शिफ्ट रखा है, ताकि हम लोग यहाँ से अभी मान लेते हैं मोटर केस लेकर के चल रहा हूँ। तो मोटर में हम लोग जैसी 3 फेज सप्लाई देंगे भाई, तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। अब रोटेटिंग मतलब रोटेट करेगा तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो जो स्पीड होगा इसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। नहीं, स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, जिस स्पीड पे घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला हम लोग पता है, 120F/P। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने सप्लाई दिया है ये 3 फेज तो है ही, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है भाई ये है मेरा 50 हर्ट्ज। तो ये मान लेते हैं ओवरऑल ये 2 पोल के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे ये हो जाएगा आपका 120 × 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 3000 आरपीएम। क्लियर हो गया? यानी स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो 3000 आरपीएम से रोटेट करेगा। अब क्योंकि भाई हम लोग को पता है स्टेटर में अगर 2 पोल बन रहा है तो इसमें रोटर के अंदर भी क्या होगा, 2 पोल ही बनेगा, तभी जाकर के कोई भी मशीन एज अ मोटर या फिर जनरेटर की तरह वर्क करता है। तो अभी तो हम लोगों ने स्टेटर पे काम किया है, ये है मेरा स्टेटर। अब हम लोग थोड़ा सा रोटर पे काम करेंगे। अब रोटर क्योंकि इंडक्शन मशीन है तो 2 तरीके का रोटर चलता है भाई, वॉन्ड रोटर हो गया और दूसरा होता है आपका स्क्विरल केज। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कोई भी रोटर एक तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं केज टाइप लेकर के चलते हैं, केज टाइप बनाना ईजी होगा भाई। ओके, तो ये मान लेते हैं मेरा केज टाइप रोटर है। ओके, ऐसे दिखा देते हैं। और इसमें हम लोग का एल्युमिनियम का ऐसे बार्स डले होते हैं, है ना, नहीं अंदर की तरफ पूरा डला है और दोनों तरफ से कॉपर के एंड रिंग से शॉर्टेड होता है ताकि हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो सके। तो ये हो गया मेरा केज रोटर। अब यहाँ पे भाई रोटर में पहला केस समझिए, हम लोग अभी लेकर के चल रहे हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल कंडीशन कहने का मतलब क्या होता है कि मेरा जो रोटर का स्पीड है ये 0 है, यानी रोटर जो है ये रेस्ट में है। और स्टैंड स्टिल पे आपको पता है जो स्लिप का वैल्यू होता है ये हमेशा क्या है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि भाई ns - nr/ns है। तो nr आपका ऑटोमेटिक क्या है, 0 है। तो ns आपका 3000 आरपीएम डिवाइडेड बाय 3000 आरपीएम, ओवरऑल कितना आएगा, 1 आएगा। तो स्लिप का वैल्यू अभी 1 है और nr का वैल्यू यहाँ पे 0 है।
लेकिन भाई स्टैंड स्टिल कंडीशन में यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है स्टेटर के अंदर, ये रोटर के कंडक्टर को 3000 आरपीएम से क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे रोटर के कंडक्टर के रिस्पेक्ट में फ्लक्स कट हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, तो रोटर के अंदर क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के चलते एक यहाँ पे करंट भी फ्लो होगा, क्योंकि हम लोगों ने इन सारे एल्युमिनियम बार्स को दोनों तरफ से इंड रिंग से क्या किया हुआ है, शॉर्टेड किया हुआ है। तो इसके अंदर यानी रोटर के अंदर मेरा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा भाई ये 3 फेज नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेटअप हुआ है, 3 फेज सप्लाई के चलते। ओवरऑल उस फ्लक्स के चलते आपका क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ 3 फेज का सेटअप होगा। मतलब कह सकते हैं जिस नेचर का आपका फ्लक्स होता है उसी नेचर का आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सीधी सी बात है भाई। ओके, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है जो कि 3 फेज नेचर का है, और सर्किट कंप्लीट है, तो ओवरऑल इसके चलते करंट फ्लो होगा, और ये करंट भी क्या होगा, एक तरीके से 3 फेज नेचर का होगा। और अभी अगर हम लोग इस करंट की बात करें या फिर इस ईएमएफ की बात करें भाई, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, रोटर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, तो हम लोग को पता है स्लिप इनटू होता है मेरा जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उससे प्रोडक्ट, है ना। तो ओवरऑल स्टैंड स्टिल पे स्लिप का वैल्यू मेरा 1 है, और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज हम लोगों ने दिया था स्टेटर के अंदर, है ना। तो ओवरऑल उसको 50 से गुना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा स्टैंड स्टिल पे ये भी कितना होगा, 50 हर्ट्ज होगा। तो ओवरऑल हम लोग को पता चल रहा है भाई कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3 फेज नेचर का है। इसका मतलब क्या, और ये सब 120 के फेज शिफ्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ, इस करंट के चलते भाई हम लोग का रोटर के अंदर भी एक क्या होगा, फ्लक्स सेटअप होगा, लेकिन वो फ्लक्स कैसा होगा, और रोटेटिंग नेचर का होगा। यानी रोटर के अंदर भी आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। अब उसका स्पीड क्या होगा, इसके लिए अभी हम लोग देखते हैं। तो स्पीड हम लोग ऐसे निकालते हैं, NS यानी रोटर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे NS यानी स्टेटर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 120। फ्रीक्वेंसी मेरे को पता है रोटर के अंदर अभी 50 हर्ट्ज है, डिवाइडेड बाय P यानी 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगेन मेरा कितना आ रहा है, 3000 आरपीएम आ रहा है भाई। ओके, तो स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है और जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों सेम आरपीएम पे एक तरीके से घूम रहा है। तो इनका अगर आप रिलेटिव डिफरेंस निकालेंगे भाई, तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, लेकिन यहां तक तो भाई क्लियर है। अब हम लोग रोटर के अंदर ही दूसरा केस लेते हैं। अभी हम लोगों ने रोटर में क्या लिया, रेस्ट पोजीशन पे, यानी रुका हुआ है एक तरीके से। अब हम लोग केस 2 यहां पे रखते हैं। अब मान लेते हैं भाई जो मेरा रोटर है, एनआर जो है, इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू है, 300, 400, 500। पहले समझिए कि रोटर घूमने कैसे लगता है। तो हम लोग को पता भाई फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, और इसी के साथ जब भी ये रहेगा तो लेंज लॉ आपका इसी के साथ चलता है। तो देखिए, जब ये रोटर रेस्ट में था तो ओवरऑल ये जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये बहुत तेजी से घूम रहा है ना। तो इन कंडक्टर को ये चेंजिंग फ्लक्स क्या है, पसंद नहीं है। तो ये सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको अपोज करना चाहेंगे, है ना। लेंज लॉ आपने पढ़ा होगा भाई। तो इसको अपोज ये कैसे करेगा, जब ये रोटर अपने आप को इसी के डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन में दिखा देता हूँ। मान लेते हैं स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है भाई, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है NS के स्पीड पे। ओके, तो रोटर भी क्योंकि इस फ्लक्स को ये अपोज करना चाहता है, इस रोटेटिंग फ्लक्स को अपोज करना चाहता है भाई, तो ओवरऑल क्या करेगा, ये भी अगर इसी के डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दे, तो इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड का जो डिफरेंस था, पहले कितना था, 3000 आरपीएम पे, क्योंकि ये रेस्ट पे था। ठीक है, अभी हम लोग ध्यान समझिए, अभी हम लोग जो रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं भाई, रिलेटिव स्पीड डिफरेंस की जो बात हो रही है, ये है NS यानी स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, माइनस हम लोग और रोटर के बारे में बात कर रहे हैं। रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये अभी 3000 आरपीएम पे घूम रहा था और ये अभी क्या है, रेस्ट में था। तो ओवरऑल कितना आया इनका रिलेटिव डिफरेंस, 3000 आरपीएम से
रोटर के कंडक्टर को कट कर रहा है भाई। तो इन कंडक्टर को ये इतना तेजी से चेंजिंग नेचर वाला फ्लक्स पसंद नहीं है, तो इसको भाई अपोज करना है। तो अपोज कैसे करेगा? जब ये खुद एक तरीके से इसी के डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दे, है ना। तो इसका कुछ अब वैल्यू आएगा, जैसे 500 आरपीएम पे घूमना स्टार्ट कर दे तो ओवरऑल 3000 में से 500 घट जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका? सिर्फ और सिर्फ 2500 आरपीएम से ही क्या हो रहा है, अब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो देख रहा है चेंजिंग फ्लक्स का जो स्पीड है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे बात को। तो रोटर क्या करेगा भाई, लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे रोटर भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा, ताकि इस चेंजिंग फ्लक्स को क्या कर सके, अपने अंदर से डिक्रीज कर सके। मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज होगा भाई वो कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसी बेसिस पे ये घूमना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए हम लोग एक स्पेशल केस लेके चलते हैं, केस 2। मान लेते हैं भाई जो आपका रोटर है ये भी 500 आरपीएम पे घूमना स्टार्ट कर दिया, ओके। अब जो मेरा स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कितने आरपीएम पे, 3000 आरपीएम पे, इसमें कभी भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं भाई कि एनआर यानी रोटर का खुद का जो स्पीड है ये कितना है, 500 आरपीएम है, ओके। लेकिन अभी हम लोग रोटर के अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है, ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे डायरेक्ट, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसका, रोटर का, ये भाई हमेशा 3000 आरपीएम पे ही घूमेगा, ठीक है। यानी दोनों का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये 3000 आरपीएम पे ही घूमता है। अब कैसे घूमता है यही समझने वाली बात है यहाँ पे। तो देखिए समझिए, जब रोटर रेस्ट पोजीशन में था तो उस हिसाब से आपको समझ में आ गया कि भाई उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका भी फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। उस बेसिस पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था NS = 120F/P। तो यहां से हम लोगों को साफ साफ पता चल गया कि ये भी आपका 3000 आरपीएम है। लेकिन इस केस में जब रोटर खुद 500 आरपीएम पे घूम रहा है तो इस केस में कैसे आप एक तरीके से रोटर के मैग्नेटिक फील्ड को 3000 आरपीएम पे प्रूफ करेंगे, कैसे ये घूम रहा है 3000 आरपीएम पे, यही चीज यहाँ पे समझना है। तो देखिए हम लोग भाई रोटर के ऊपर सिर्फ फोकस करेंगे। तो अभी आप इमेजिन कीजिए भाई इस तरीके का आपका एक मान लेते हैं बेड है, ठीक है, ये क्या है, बेड है, और इस बेड के नीचे मोटर लगा हुआ है, ऐसे समझिए, और यहाँ पे आपका शाफ्ट लगा हुआ है और मोटर के शाफ्ट से कनेक्टेड हो इसको ये घुमा रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ओके। मान लेते हैं 500 आरपीएम के स्पीड से घूम रहा है भाई, ऐसे समझिए 500 आरपीएम से ये घूम रहा है। और आप समझिए इस बेड पे आप बैठे हुए, ओके, यहाँ पे आप ऐसे बैठे हुए। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, बैठे हो भाई। इसका मतलब क्या, जैसे हमारे ट्रेन में बैठो फिर बस में बैठो, इसका मतलब क्या, आपका जो बॉडी है वो रेस्ट में है यहाँ पे, समझिए ये अभी आदमी यहाँ पे रेस्ट में है, लेकिन क्योंकि ये बेड पे बैठा हो भाई और बेड इटसेल्फ कितने आरपीएम पे घूम रहा है, 500 आरपीएम पे घूम रहा है, तो ओवरऑल इस आदमी का जो स्पीड होगा अभी कितना होगा, 500 आरपीएम होगा। जब मान लेते हैं यहाँ पे कोई आदमी बैठा हो बाहर, रूम के बाहर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस आदमी के हिसाब से इस आदमी का जो स्पीड होगा, क्योंकि बेड घूम रहा है 500 आरपीएम पे, तो इसको लगेगा कि भाई ये आदमी भी कितने आरपीएम से घूम रहा है, 500 आरपीएम पे घूम रहा है। क्लियर हो गया। तो अभी देखिए भाई रोटर में हम लोग आते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग रोटर के लिए यूज करेंगे। तो रोटर आपका देख रहे हैं यहाँ पे कि रोटर मेरा जो है, सिर्फ और सिर्फ रोटर को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ओके। ये जो रोटर है ये अभी 500 आरपीएम पे घूम रहा है, ठीक है, 500 आरपीएम पे घूम रहा है। तो भाई इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा उसको तो इजीली 500 आरपीएम ये रोटर ही प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि भाई जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इस रोटर के अंदर वो इसी के ऊपर बैठा हुआ है। आप ऐसे समझिए जैसे ये जो आदमी है ना, इसको आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड समझिए, एक तरीके से फ्लक्स है, तो क्योंकि ये घूमते हुए बॉडी पे या फिर ऑब्जेक्ट पे बैठा हुआ है, तो भाई इसका भी स्पीड क्या होगा, ऑटोमेटिक 500 आरपीएम होगा, समझ रहा है। लेकिन भाई अभी इसको और कितना चाहिए, इसको 2500 आरपीएम और चाहिए एक तरीके से, क्योंकि भाई इसको घूमना कितने पे, 3000 आरपीएम पे घूमना है, समझ रहे बात को। यानी रोटर जो है भाई 500 आरपीएम पे घूम रहा है, तो आप समझिए कि इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इसको 500 आरपीएम खुद दे देगा रोटर, समझ रहे। लेकिन अभी भी इसको कितना चाहिए,
2500 आरपीएम और चाहिए, तभी तो 500 आरपीएम प्लस 2500 आरपीएम मिलकर 3000 आरपीएम पे लेकर के जाएगा इसको। तो ओवरऑल देखिए हम लोग यहां पे बात करते हैं, देखिए इस वाले डायग्राम पे आते हैं हम लोग। समझिए कि अभी ये जो रोटर है 500 आरपीएम पे दौड़ रहा है, ओके, और ये जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है भाई तो हमेशा 3000 आरपीएम पे रहेगा ही रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंदर यानी रोटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा भाई, और इस ईएमएफ के चलते जो करंट फ्लो होगा, ओके, इनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी से हम लोग को यहाँ पे मतलब है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें यानी रोटर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, एफ आर इक्वल टू क्या होगा, जो स्लिप होगा वो इनटू जो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा वो। तो अभी अगर स्लिप निकालें तो स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनएस जो कि हमेशा 3000 आरपीएम पे घूमे, एनएस मतलब स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, माइनस एनआर मतलब रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, डिवाइडेड बाय आपका एनएस। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 3000। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 5 से 25, 5 6 से 30, यानी कितना आ गया आपका 5/6 आ गया। तो ओवरऑल एफ आर अगर निकाले तो स्लिप की जगह मैं कितना डाल दूं, 5/6 गुना जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना था मेरा 50 हर्ट्ज था। तो ओवरऑल इसको अगर आप सॉल्व करेंगे भाई, ओके, इसको रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। अब हम लोग, ये मेरा रोटर का फ्रीक्वेंसी है, इतना हर्ट्ज का मेरा क्या है फ्रीक्वेंसी। तो अभी देखते हैं भाई ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है और इस ईएमएफ के चलते जो करंट फ्लो होगा, और ईएमएफ भी क्यों एक तरीके से इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि भाई आप देख रहे हैं अभी सिर्फ 500 आरपीएम पे घूम रहा है और ये 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। तो ओवरऑल इनके बीच में रोटर के कंडक्टर और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अभी भी कितना है, 2500 आरपीएम का रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस है ना। तो 2500 आरपीएम से क्या कर रहा होगा, इन कंडक्टर को वो फ्लक्स कट कर रहा होगा, फिर इस कंडक्टर के रेस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, उसके चलते आपका ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है और इस ईएमएफ का आपका ये फ्रीक्वेंसी है। तो ओवरऑल देखते हैं कि ये जो ईएमएफ आया इसके चलते जो करंट आया, क्योंकि ये 3 फेज नेचर का है तो इसके चलते जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा उसका स्पीड देखते हैं कितना होगा। तो रोटर का भी हम लोग यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कितना होता है 120 इंटू एफ, जहाँ पे रोटर का फ्रीक्वेंसी डालना पड़ेगा अपॉन पी। तो पी तो आपका यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 120 और एफ आर के जगह में कितना डाल दूँ, 5/6 गुना 50 डिवाइडेड बाय आपका पी। पी की जगह हम लोग यहाँ पे 2 डाल देंगे। तो पहले कटिंग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 इतना आ जाएगा। ओवरऑल ये 2 नीचे ही आएगा। तो ओवरऑल आ जाएगा भाई 20 गुना 5 गुना 50/2, काट लेते हैं 10 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 5 5 से 25 और 2 0, यानी आप देख रहे हैं कि 2500 आरपीएम क्या आ गया एक तरीके से रोटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका तरीके से स्पीड। तो आप यहाँ पे समझिए कि जो रोटर के कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इस ईएमएफ के चलते जो करंट आया भाई और उस करंट का जो फ्रीक्वेंसी आया उसके हिसाब से जो हम लोगों ने रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड निकाला है, कितना है आपका ये 2500 आरपीएम, ओके। और रोटर अपने आप कितने आरपीएम पे घूम रहा है, 500 आरपीएम। तो 2500 आरपीएम तो भाई रोटर के मैग्नेटिक फील्ड का खुद का स्पीड है, और रोटर इटसेल्फ अपने आप को कितने पे घुमा रहा है, एक तरीके से 500 आरपीएम पे घुमा रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, एक तरीके से रोटर के ऊपर ही बैठा हुआ है ना। तो 2500 आरपीएम तो इसका खुद का स्पीड है, और 500 आरपीएम इसको कहाँ से मिल गया, रोटर के खुद के स्पीड से। तो ओवरऑल 2500 आरपीएम और उसमें 500 जोड़ेंगे, कैसे मिल रहा है, तो रोटर के स्पीड से मिल रहा है। तो ओवरऑल कितना आ गया आपका 3000 आरपीएम, समझ में आया। तो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा भाई, 3000 आरपीएम पे ही घूमता है। अब इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए थर्ड केस ले लेते हैं, केस 3 ले लेता हूं, उसके बाद लास्ट में आपको पूरा समरी दे दूंगा। केस 3 में मान लेते अब एनआर जो है भाई आपका मान लेते हैं 1000 आरपीएम पे पहुंच गया है। तो 1000 आरपीएम पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसी तरीके से समझिए ये बेड जो है अब 500 आरपीएम पे ना घूम के ये 1000 आरपीएम पे घूम रहा है भाई। तो इस पे जो आदमी बैठा हुआ होगा तो इसको तो ऑटोमेटिक 1000 आरपीएम का स्पीड ऐसे ही मिल गया, ठीक है, इस बेड के थ्रू या फिर इस रोटर के थ्रू इसको मिल गया। लेकिन भाई इस आदमी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसके चलते जो करंट आया है, उस करंट का जो फ्रीक्वेंसी होगा उस हिसाब से इसका खुद का क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होगा, वो स्पीड पहले निकालता है। तो ओवरऑल सबसे पहले स्लिप निकालते हैं, स्लिप क्या हो जाएगा एनएस। तो डायरेक्ट लिखता हूं, एनएस मेरा हमेशा 3000 माइनस एनआर मेरा अब इस बार 1000 हो गया, डिवाइडेड बाय आपका 3000। तो ओवरऑल हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 3000।
तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका ये 2/3, ये मेरा स्लिप आ गया भाई। अब रोटर का फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इनटू स्लिप मेरा है 2/3, तो इतना आ गया हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग यहाँ पे रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका स्पीड देखते हैं, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है भाई, यानी जो ईएमएफ आया, इस ईएमएफ के चलते जो मेरा करंट आया और इस करंट का जो फ्रीक्वेंसी है ये, ओके। तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 120 F यानी 50 गुना 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय पोल, पोल यानी यहाँ पे 2 डाल देंगे। तो ओवरऑल देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 4 जा 12, ओवरऑल कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 और ये 2 0 यानी 2000 RPM, समझे। तो देखिए, तो फिर से समझिए, ये रोटर था मेरा, रोटर भाई अपने आप में कितने RPM पे घूम रहा है 1000 RPM पे घूम रहा है, ठीक है। और जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड था वो 3000 RPM पे घूम रहा है, तो इनके बीच में रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस कितना है 2000। तो 2000 RPM से क्या हो रहा होगा, आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर के कंडक्टर को कट कर रहा होगा, और क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और ईएमएफ के चलते करंट आया, जिस करंट का फ्रीक्वेंसी आपका इतना हर्ट्ज का है ना। और क्योंकि भाई इसके अंदर 3 फेज करंट आया है तो उसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा ना, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड हम लोग निकालिए 2000 RPM पे आ गया एक तरीके से रोटर का मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन रोटर इटसेल्फ अपने आप में कितने में घूम रहा है 1000 RPM पे, तो 2000 इसका खुद का स्पीड हुआ और 1000 RPM क्या है रोटर से मिल जाएगी, रोटर पे ही एक तरीके से बैठा हुआ है। तो ओवरऑल कितना आ गया आपका 3000 RPM। तो अब फिर से देख रहा है कि जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है भाई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो कितने RPM पे घूम रहा है 3000 RPM पे घूम रहा है, ठीक है। और स्टेटर का हमेशा तो 3000 RPM पे रह ही रहा है। तो ओवरऑल दोनों का हमेशा क्या रहता है सेम RPM में रहता है, स्टेटर का और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का। तो ओवरऑल इनके बीच में रिलेटिव स्पीड डिफरेंस क्या होगा हमेशा 0 होगा। इसी तरीके से फोर्थ केस भी लेकर चल सकते हैं। फोर्थ केस में मान लो 1500 RPM पे घूम रहा है ना, रोटर अब 1500 RPM पे घूम रहा है, तो 1500 RPM तो भाई ओवरऑल आपको ऐसे ही मिल गया, रोटर से मिल गया आपका, है ना, स्पीड। अब इसको 1500 RPM और चाहिए तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, FR पहले निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा स्लिप इनटू आपका जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, तो स्लिप निकाल लेते हैं, 3000 में से 1500 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 1500 डिवाइडेड बाय आपका 3000, ये हो जाएगा 1/2, इतना हर्ट्ज का एक तरीके से। और ये तो स्लिप आया ना, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, स्लिप मेरा 1/2, फ्रीक्वेंसी मेरा सप्लाई का 50 था यानी 25 हर्ट्ज हो गया। तो ओवरऑल इतने हर्ट्ज का आपका रोटर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे अब रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा कितना हो जाएगा आपका 120 फ्रीक्वेंसी 25 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा भाई आपका 60, कितना हो जाएगा 6 5 30, है ना, यानी 150 हो जाएगा ओवरऑल 10 और, तो 1500 RPM। तो 1500 RPM इसका खुद का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और 1500 RPM पे खुद रोटर घूम रहा है और रोटर पे ये एक तरीके से बैठा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। तो ओवरऑल दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3000 RPM आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इस लाइन को बोलते हैं भाई, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर फील्ड, यहाँ पे रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है वो, और जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो, ये हमेशा अपने केस में 3000 RPM पे घूम रहा था। तो इनका जब आप रिलेटिव स्पीड डिफरेंस निकालेंगे 3000 माइनस 3000, तो ओवरऑल कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका 0 आएगा, समझ गए। तो जितने भी इंडक्शन मशीन है उसमें भाई आपका जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इनका स्पीड डिफरेंस हमेशा 0 होता है, रिलेटिव स्पीड डिफरेंस 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन भी समझ लीजिए आप भाई। आप समझिए, हम लोग को यहाँ पे टॉर्क चाहिए, मोटर की बात करें तो हम लोग को टॉर्क चाहिए, जनरेटर की बात करें वहाँ पे भी हम लोग का जस्ट अपोजिट, अगर आपका प्राइम मूवर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो करंट फ्लो होने के चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी करंट फ्लो होने के चलते एक और टॉर्क सेटअप होता है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क बोलता है। और ये ओवरऑल क्या होता है, प्राइम मूवर के टॉर्क के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये ऐसा मत समझिएगा, जनरेटर और मोटर में दोनों में क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक टॉर्क डेवलप होता है। तो मोटर की अगर बात करें तो मोटर में भाई हम लोग को टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क कैसे मिलेगा, एकदम बच्चे की तरह समझिए। जैसे मान लेते भाई मेरे पास ये मैग्नेट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मान लेते मेरे पास एक और मैग्नेट है, ये मान लेते भाई आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ओके। या फिर इसको फ्लिप करके लिखता हूँ, इधर मान लेते मेरा साउथ है और इधर नॉर्थ है। इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, दूरी ज़्यादा है अभी।
तो भाई सीधी सी बात है, ये साउथ पोल इस साउथ पोल को रिपेल नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक लेकर के आऊँ, इस वाले मान लेते हैं फिक्स है मेरा और ये मूविंग है, इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक लेकर के आऊँ, तो नज़दीक लाएंगे अगर मान लेते हैं साउथ पोल यहाँ आ गया, तो सीधी सी बात है भाई ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा जो कि इसको पुश करेगा उस डायरेक्शन में। तो टॉर्क के लिए देख रहे हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इतना डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, रहना ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया डिस्टेंस तो टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। समझ गए बात को। तो मोटर के अंदर भी ऐसा ही होता है, फिर कहिए जितने भी आपके सिंक्रोनस मशीन हो गया, फिर इंडक्शन मशीन हो गया, डीसी मोटर हो गया, भाई हर जगह यही सेम चीज़ होता है। ओके, आप लोग को इसलिए नहीं समझ में आता भाई क्योंकि आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ते। ओके, तो ओवरऑल देखिए ऐसे समझिए, फिर उसको ऐसे देखते हैं ना, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ओके, ये घूम रहा है भाई, ये स्टेटर का मैंने दिखाया है, लिख देता हूँ स्टेटर है, और ये हमेशा ऐसे घूम रहा है। कितने आरपीएम पे घूम रहा है, 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। ओके, अब मान लेते हैं क्योंकि पहले हम लोग ने सप्लाई दिया स्टेटर में, तो स्टेटर में आपका रोटरी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, तो ये पहले घूमना स्टार्ट किया भाई। अब कुछ देर के बाद आपके रोटर के अंदर क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस जो है उसके चलते करंट है, उस करंट के चलते आपका एक रोटरी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है। तो ये तो मेरा स्टेटर का हो गया। अब रोटर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ देर के बाद यानी आगे भाग रहा है, और इसको हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, एक्सेस पे दिखाते हैं। मान लेते हैं भाई ये मेरा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। तो जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ देर के बाद आएगा, यानी इसके पीछे लैग करेगा। ये ऐसे दिखा देता हूँ। ओके, सब मिटा देता हूँ मैं। ये हो गया आपका रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड किसका, रोटर का। ठीक है, इसको आर कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 3000 आरपीएम पे घूम रहा है और ये भी 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। लेकिन भाई पहले ये बना था मेरा, ठीक है, पहले हम लोगों ने स्टेटर में सप्लाई दिया, तो पहले स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड तो पहले ही आगे भाग रहा है, और कुछ देर के बाद ईएमएफ आया, करंट आया, करंट के चलते रोटर का भी मैग्नेटिक फील्ड आया, तब ये आया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ये लेकर के चल रहा है। तो ओवरऑल देखिए ये 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, ये भी 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, ये वाला यानी रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में हमेशा ये गैपिंग क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। समझे, इसी गैपिंग को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, लोड एंगल बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? तो भाई क्यों ये होना जरूरी है, इतना का गैपिंग होना जरूरी है। समझ गए बात को? जैसे मान लेते हैं भाई इसका स्पीड कम हो गया, ठीक है, मान लेते हैं रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड कम हो गया, ये 3000 आरपीएम में घूम रहा, मान लेते हैं 2800 हो गया, या फिर मान लेते 2500 हो गया, तो सीधी सी बात है भाई डेल्टा क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लेते हैं आपका ये लैग करना ज्यादा कर लिया, ये डेल्टा बढ़ जाएगा एक तरीके से, और लोड एंगल बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसकी बात कर रहे हैं, आप इसको जैसा मैंने बेसिक तरीके से बताया ना, ये नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, इसके बगल में भी क्या है, ये साउथ है और ये मेरा नॉर्थ है, यानी इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया एक तरीके से। रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड अगर कम हो गया तो सीधी सी डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है पुश पुल नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, इसको ये धक्का नहीं दे पाएगा, धक्का नहीं दे पाएगा, टॉर्क बनेगा ही नहीं कभी भी। ओके, इसीलिए अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करें तो डेल्टा हम लोग क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। और कब कांस्टेंट होगा, जब दोनों का एक तरीके से रिलेटिव स्पीड डिफरेंस 0 हो। ये भी 3000, जैसे एज में पढ़ता है ना हम लोग मैथ्स में, एज जब आप पढ़ेंगे भाई टॉपिक आयु, उसमें क्या होता है, जब मान लेते मैं 20 साल का हूँ, ठीक है, और मान लेते एक आदमी 18 साल का है, तो भाई अगर ये 1 साल एज बढ़ा इसका, 1 साल अगर बढ़ा तो सीधी सी बात है भाई इसका भी 1 साल बढ़ेगा ना, तो इनके बीच में हमेशा रिलेटिव डिफरेंस जो होगा एज का हमेशा क्या होगा, 2 साल का ही बना रहेगा जब मरते दम तक एक तरीके से। अगर ये 1 साल ज्यादा 1 साल ये बड़ा हुआ तो 1 साल ये भी तो बढ़ गया, यानी 21 साल का हो गया और ये 19 साल का हो गया, अभी भी क्या है 2 साल गैपिंग है। जब ये 22 साल का होगा तो ये अपने आप 20 साल का होगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा 2 साल का यहाँ पे रिलेटिव एज का गैपिंग रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे वही चीज है, दोनों सेम स्पीड पे घूम रहा है तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, ये इतना गैपिंग बना हुआ रहेगा, और इतना गैपिंग बनना होना ही चाहिए क्योंकि भाई पुश पुल तभी तो करेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेटर का दिखाया है, नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन भाग रहा है। तो मान लेते हैं अब आपका रोटर का दिखा देते हैं, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे इसका साउथ बनेगा, फिर यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे साउथ बनेगा। तो देखिए ये नॉर्थ इसको क्या करेगा, एक तरीके से उसको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे साउथ करते हैं भाई, इसका नॉर्थ करते हैं, यहाँ पे साउथ और इसका नॉर्थ। तो ओवरऑल देखिए साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये वाला साउथ नॉर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ओवरऑल
ये वाला नॉर्थ साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हमेशा क्या होगा, ये वाला साउथ इसको, तो हमेशा इनके बीच में गैपिंग क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, तो ओवरऑल क्या होगा, टॉर्क आपका हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। इसलिए इसको हम यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, फेजर से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। वही होता है जैसे सिंक्रोनस मशीन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे भाई, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लोड एंगल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वी कर्व से समझेंगे, ओके, इन्वर्टेड वी कर्व, ये सब बहुत चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि कैसे होता है ना, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे दोनों सेम स्पीड पे घूमता है, तो आपको सिर्फ दो चीज समझना है कि एक तो रोटर खुद घूम रहा है भाई, ठीक है, एनआर के चलते, और एनआर अगर 1000 है तो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड तो 1000 ऐसे ही मिल गया। लेकिन भाई अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ईएमएफ आएगा और इस ईएमएफ के चलते आपका करंट फ्लो होगा, उस करंट का फ्रीक्वेंसी होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी से भी इसको क्या मिलेगा, खुद का अपना एक स्पीड मिलेगा। तो एनआर प्लस इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो फ्रीक्वेंसी आया है, इस फ्रीक्वेंसी के चलते जो इसको खुद का एक आरपीएम मिलेगा, दोनों का ऐड करने पे हमेशा क्या होगा, 3000 आरपीएम मिलेगा। फिर हमारे 4 पोल का होता है तो 1500 आरपीएम होता, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है। वही जैसे मान लेते हैं एक स्पेशल केस लेते हैं, मान लेते हैं भाई एनएस अभी हम लोग देखा कि 3000 आरपीएम है, एनएस स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, मान लेते हैं एनआर भी एक तरीके से 3000 आरपीएम पे घूमने लगे, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होगा क्या कि कंडक्टर के अंदर, रोटर के कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 होगा, इस बार ईएमएफ 0 हो जाएगा, करंट भी 0 हो जाएगा, जब यही 0 है तो फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए रोटर पे ही आपका क्या फ्लक्स बैठा हुआ है, तो 3000 आरपीएम पे खुद घूम रहा है, तो ओवरऑल भाई 3000 आरपीएम क्या हो गया, इसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही मिलना स्टार्ट कर दिया। वैसे भी करंट आएगा ही नहीं, तो करंट आए तो फ्लक्स आएगा नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लैग होने लगेगा। इसलिए आपका जो इंडक्शन मशीन होता है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे एक तरीके से नहीं घूमता है, हमेशा एनएस से नीचे वाले आरपीएम पे ही घूमेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इस चीज को आप समझिए। पहला है, ये तो समझा दिया बीच वाले को, पहला पढ़िए, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर फील्ड एंड द स्टेटर। रोटर फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, रोटर फील्ड और स्टेटर, स्टेटर मतलब क्या, स्टेटर का बॉडी, समझे, यहाँ पे सिर्फ स्टेटर लिखा हुआ है, तो स्टेटर का जो फ्रेम है, जो बॉडी है, तो स्टेटर का जो फ्रेम होता है भाई वो तो रेस्ट में होता है ना, स्टेशनरी होता है हमेशा। तो ये 3000 आरपीएम पे घूम रहा है और ये रेस्ट पे है, तो ओवरऑल डिफरेंस निकालिए, 3000 माइनस 3000 कितना आएगा, आपका एनएस ही आएगा ना। एनएस मतलब क्या, जिस स्पीड पे आपका मैग्नेटिक फील्ड घूमता हो। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो 2 मैग्नेटिक फील्ड, एक रोटर का और एक स्टेटर का, जो कि हमेशा दोनों एनएस के स्पीड पे ही घूमता है, इसलिए एनएस लिखते हैं। बीच वाला लाइन ऑलरेडी क्लियर हो गया है, 0 होता है हमेशा। लास्ट वाला लाइन पढ़िए, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड द स्टेटर। तो स्टेटर फील्ड मतलब ये एनएस पे घूम रहा है और स्टेटर मतलब बॉडी, ये 0 आरपीएम पे है, तो ओवरऑल इनका डिफरेंस कितना आएगा, अगेन एनएस आएगा। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था भाई ये वाला था, क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको ये इंडक्शन मशीन या फिर कहिए इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल कैसे ये काम करता है और कैसे इसका रोटर का मैग्नेटिक फील्ड एनएस आरपीएम पे घूमते रहता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सब डेल्टा ये सब हम लोग बात करेंगे भाई, सिंक्रोनस मशीन अभी होगा आपका, जल्दी होगा।